प्रिय बच्चे, आज हम लोग समास के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिसमें आज सबसे पहले मैं समास का अर्थ बताता हूँ। तो समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। इसके बाद इसकी परिभाषा आती है। तो परिभाषा इसका होता है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। इसमें जब भी समास में होगा तो कम से कम दो शब्द होंगे। इस प्रकार समास में दो पद होते हैं, पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। इसके बाद आता हमारा दूसरा टॉपिक है समास विग्रह। समास विग्रह, इसकी परिभाषा समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजा का पुत्र। इसके बाद पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण होता है। तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास को दो खंड रखे गए हैं। पहला प्रधान खंड। इसमें क्या होता है, जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान खंड कहते हैं। गौण खंड, जिस खंड पर अर्थ का बल नहीं पड़ता है उसे गौण खंड कहते हैं। इसके बाद यह समास के पदों के आधार पर वर्गीकरण हुआ। इसे दो वर्गों में रखा गया, प्रधान खंड और गौण खंड। प्रधान खंड का मतलब पहला पद प्रधान होता है और गौण खंड का मतलब दूसरा पद गौण होती है। इसके बाद आता है समास के भेद। तो समास के 6 भेद होते हैं जो इस प्रकार रखे गए हैं। पहला अविभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा क्रमधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठवां बहुव्रीहि समास होता है। इस प्रकार अब हम समास के सभी पदों को क्रमबद्ध करके यहाँ पे देखते हैं कौन सी समास किस प्रकार होती है। तो पहला अविभाव समास। अविभाव समास में क्या होता है कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अविभाव समास कहते हैं। इसे रखते हुए 3 पद में रखा गया। पहला जैसे समास पद हुआ, दूसरा खंड अव्यय बनता, तीसरा विग्रह होता है। तो इसमें समास पद में प्रतिदिन, तो अव्यय इसका हो जाएगा प्रति प्लस दिन, विग्रह करेंगे तो दिन दिन। दूसरा उसी तरह से देखते हैं तो यथाशक्ति, यानी यथाधन शक्ति, शक्ति के अनुसार। नोट, इसे पहला पद में उपसर्ग के माध्यम से भी पहचाना जाता है। जैसे अनुरूप में अनुपसर्ग है, इसलिए यह अविभाव समास होता है। इस प्रकार उपसर्गों की संख्या 22 होती है। अगर आप 22 उपसर्ग आपके दिमाग में होगा तो आप अविभाव समास को पहचान सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पहले लगा हुआ रहेगा पहला पद, उसमें उपसर्ग कहीं न कहीं आपको दिखाई देगा। और जब आपको उपसर्ग कहीं न कहीं दिखाई देता है तो आप उसे 22 उपसर्ग में से अगर दिखाई देता है तो आप उसे अविभाव समास में उसको क्या करेंगे, लगाएंगे। दूसरा, एक ही शब्द कई बार आने पर भी अविभाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ। अब यहाँ देखिए एक ही शब्द 2 बार आ गया, हाथों हाथ, इसलिए हाथ प्लस हाथ, दिनों दिन, दिन दिन। तो इस तरह से अविभाव समास यहाँ से समाप्त हुआ। दूसरा में आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पक्षों में बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे राजकुमार, यानी राजा का कुमार, राजपुत्र, राजा का पुत्र। इसके बाद हमारा जो होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष नहीं, तीसरा जो होता है हमारा क्रमधारय समास। क्रमधारय समास में क्या होता है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय तथा विशेषण, विशेष्य का संबंध होता है उसे क्रमधारय समास कहते हैं। क्रम का अर्थ विशेषता और हास्य का अर्थ होता है धारण करना।
इसे विग्रह करने पर मध्य में है, जो, के समान आते हैं। तो जहाँ में आए, जो आए, के समान आए, तो इसे भी देखकर हम क्रमधारय से पहचान सकते हैं। जैसे चरण कमल, यानी कमल के समान चरण, यहाँ जो के लाया है इसलिए हम इसमें देखकर भी पहचान सकते हैं क्रमधारय समास है। दूसरा महापुरुष, यानी महान है जो पुरुष, यहाँ है और जो आया है इसलिए भी क्रमधारय समास है, क्योंकि मैं इसको रूल में ही पहले लिख दिया हूँ कि है, जो, के समान। अगर यह तीन चीज़ कहीं भी देखने को अगर मिलता है समास विग्रह करने के बाद, तो आप निसंकोच क्रमधारय समास में उसको क्या करेंगे, लगा देंगे। इसके बाद चौथा आता है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, द्वि का मतलब ही होता है दो, और दो क्या है, संख्यावाची है। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जहाँ भी आपको अगर पहले पद संख्या दिखाई दे उसे आप बिल्कुल द्विगु समास में लगा देंगे, क्योंकि द्वि का मतलब ही दो होता है। जैसे चौराहा, चौ का मतलब चार, यानी चार राहों का समूह। अब चार क्या है, संख्या है, इसलिए जब यह चार संख्या है इसलिए हमारा कौन सा समास हो गया, द्विगु समास। दूसरा उदाहरण लेना चाहते हैं तो यह है त्रिकोण। त्रिकोण का मतलब होता है, तिर के मतलब तीन, त्रि अब आपका संस्कृत की अंक है, इसलिए यहाँ त्रि का मतलब तीन हुआ, और तीन क्या है, आपका संख्या है। जब संख्या है तो इससे भी हम देखकर इसको कौन से लगाएंगे कि यह हमारा द्विगु समास है। इसके बाद पांचवा जो आता है हमारा, वह जो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे यहाँ परिभाषा में लिखा भी गया है कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसे योजक चिन्ह को देखकर भी पहचाना जाता है। जैसे पाप पुण्य, अब पाप और पुण्य हो रहा है, इसका अर्थ बीच में देखिए योजक चिन्ह भी लगा हुआ है, और नहीं तो इधर से देखना चाहते हैं तो पाप और पुण्य, और के भी माध्यम से इसको हम पहचान सकते हैं। जैसे सुख और दुख, सुख का उल्टा दुख होता है, इसलिए बीच में योजक चिन्ह भी है और बीच में और का भी संबंध आ रहा है, इसलिए हमारा यह द्वंद्व समास है। इसके बाद लास्ट आपका जो आता है वह बहुब्रीहि समास आता है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि इसमें तीसरे पद की ओर संकेत मिलता है, दोनों पद हटकर। तो इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे चतुर्भुज, यानी चार हैं भुजाएं जिनकी, अर्थात विष्णु जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी। इस प्रकार प्रिय बच्चे, आज समास का यह टॉपिक ख़त्म हुआ। इसमें जो भी आपको नहीं समझ में आता है फिर हमसे आप बात कर सकते हैं। यहीं से अपनी वाणी विराम करते हैं। जय हिंद।